हेलो दोस्तों, मैं पवन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं मानव इंस्टीट्यूट पे। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट होगा मूल विधि पे। मूल विधि के इंटायर कोर्स को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि आप जब यूपीएसआई का सिलेबस देखेंगे तो उसमें से आपको 8-10 मूल विधि के तौर पे सब्जेक्ट दिखेंगे, विषय दिखेंगे, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो उससे ही पूछे। कई बार ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स में कुछ कानून हैं उनसे उठा के प्रश्न पूछ दिया जाता है, कुछ ऐसी जगह से पूछ दिया जाता है जिस एक्ट के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो ये मूल विधि में है क्या कि जितना अधिक हम पढ़ लें उतना ही कम है, और ये स्कोरिंग भी काफी कम है। आप इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, आपको नंबर काफी कम गेन करने को मिलते हैं। तो इसको इस तरीके से पढ़ें ताकि ये फनी तरीका भी हो, कानून हमें समझ में भी आए। चूंकि जो ये आपके जीएस का पार्ट नहीं है, जीएस तो ठीक है, हम भूगोल पढ़ते, इतिहास पढ़ते, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है, बट कानून समझना काफी कठिन काम होता है, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज जो हम लेक्चर जिस पे जाएंगे, डिलीवर करने जा रहे हैं, वो है आपका आईपीसी, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी ये एक्ट बना है 1860। ओके, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं इंडियन पेनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। ओके, लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला जो बात आता है कि कानून है क्या, ये बड़ा एक दिमाग में घुसता है कि विधि, विधि क्या है। ठीक है, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ। ओके, तो इसको समझने के लिए आप ये सोचिए कि अगर लॉ ना हो, क्योंकि डिफाइन करना, किसी चीज को परिभाषित करना काफी कठिन काम होता है, तो आप ये समझिए कि अगर कानून को डिफाइन करने को बोलूं तो आप एक बार सोचेंगे कानून है क्या, तो बहुत हद तक आपके दिमाग से निकल जाएगा कि सर ये नियम है ना, नियम है। बट ये नियम कैसा है, बात ये है, ये नियम कैसा है। तो आप एक देखने की कोशिश कीजिए कि अगर कल खाने की बात करें तो खाने को लेकर लोगों में अलग अलग उसके मतभेद हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे वेज पसंद है, कोई बोलेगा नॉन वेज पसंद है, कोई बोलेगा कि नहीं मैं गाय का मांस खाना चाहता हूं, तो कोई दूसरे धर्म का बोलेगा गाय का मांस खाना एक क्या है, पाप है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो समाज है, समाज में अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के क्या हैं, लोग हैं, जिनका माइंड, जिनका दिमाग कभी भी एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, कभी भी दो पर्सन का जो दिमाग है एक नहीं हो सकता। हो सके कभी आप गुस्से में रहे तो मैं शांत रहूं, मैं जब शांत रहूं तो आप गुस्से में रहें, हो सके जब आपको भूख लगे तब मुझे ना भूख लगे, है ना, जब मैं कुछ काम करने की इच्छा हो तो उस समय आपका कुछ और मूड हो। आप कभी भी देखेंगे, कभी भी दो पर्सन का जो माइंड है आपका, दो पर्सन्स, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इनका जो दिमाग है कभी भी एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। इट मीन्स कि इनके बीच झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो अब दुनिया में ये तो दो का मैंने एग्जांपल लिया, पूरे विश्व में 7.5 अरब की आबादी है ना। और इसको लेके, इस व्यवस्था को लेके चलना है कि हमें एक सामाजिक व्यवस्था को इस तरीके से लेके चलना है कि लोग क्या करें, समाज की व्यवस्था को बनाए रखें, समाज एक बेटर डायरेक्शन में चलते चले। हम सिखाते हैं कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, है ना। सम्मान नहीं देंगे तो क्या होगा, आप सोचिए। ये एक सिंपल सी बात है, ये कानून है कि रिस्पेक्ट वुमेन, है ना, रिस्पेक्ट वुमेन। महिला का क्या होना चाहिए, सम्मान। अगर ये समाज में पुरुषों के दिमाग से निकल जाए, पितृसत्तात्मक समाज में ये बात निकल जाए कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको जो महिलाएं हैं क्या दिखेंगी, इनके, इनको लेकर क्या होगा, हिंसा होगा, है ना। और इनको लेकर क्या किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, है ना, भ्रूण हत्या होगी। ये सब कहां से निकल रहा है, ये सब निकल रहा है आपका माइंड से। इस बात को समझिए, क्योंकि कानून क्या है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी किसी का माइंड एक नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आदि मानव से लोग मानव की तरफ बढ़ते चले गए, तो उन्होंने एक समाज का गठन किया,
और इस गठन के क्रम में 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए और पूरा गांव बना, गांव से कस्बा बना, कस्बे से शहर बना। तो ये जब सिस्टम बनता चला गया तो उस समय के संग संग लोगों को एक जरूरत पड़ी कि हमें एक ऐसा पद्धति चाहिए जो समाज में एक बेटर ढंग से सबकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। अगर एक फैमिली में, ठीक है, आप एक परिवार में हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपका पनीर खाने का मन करे हो सके आपके पापा का नॉनवेज खाने का मन करे, है ना। किसी दिन आपका दाल खाने का मन करे तो आपकी बहन को चावल खाने का मन करे। बट आप देखेंगे वो खाना जो वहां का फैमिली का जो भी करता धरता रहता है वो डिसाइड करता है कि आज बनेगा क्या। जो मार्केट से वो सब्जी लेकर आता है वही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल कि आपको, क्योंकि जरूरतें सबकी अलग अलग है, आपका माइंड बोलेगा ये भी कर लो, आपका माइंड बोलेगा वो भी कर लो, है ना। बहुत सारी चीजें बोलेगा, आपका माइंड बोलेगा ये भी कर लो, आपका माइंड बोलेगा वो भी कर लो, लेकिन आपको वही करना है जो एक समाज में सामंजस्य बना के रखे, कोऑर्डिनेशन बना कर रखे, ठीक है। अगर आपको पनीर पसंद है लेकिन आपके पापा ने दाल लाया तो आपको मजबूरी में खाना पड़ेगा, इस बात को मानिए। तो यहाँ पे पहली बात, किसी भी व्यक्ति का जो माइंड है वो कभी एक नहीं हो सकता। अब जब एक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है झगड़ा होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, है ना। तो इस झगड़े को रोकने के लिए, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे, हम लॉ ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ प्लस ऑर्डर, है ना। यहां पे इसका हो गया विधि, ऑर्डर मीन्स क्या, व्यवस्था। व्यवस्था, ये किस व्यवस्था की बात कर रहा है, ये समाज की व्यवस्था की बात कर रहा है ना, कि समाज कैसे रहेगा। क्योंकि एक ही समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग पढ़ते हैं, अलग अलग एजुकेशन लेकर लोग पढ़ते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो कोई हिंदी मीडियम से है, क्या दोनों की मेंटेलिटी मैच करेगी? आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा का जो कल्चर है बदल गया, संस्कृति बदल गया। तो हिंदी मीडियम वाला समझेगा कि इंग्लिश मीडियम वाला बड़ा है, इंग्लिश मीडियम वाला ये सोचेगा कि हिंदी मीडियम वाला बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मदरसा का देखेंगे तो उनका जो तालमेल है संस्कृत जो एजुकेशन ग्रहण करते हैं उनसे मैच नहीं करेगा। इट मीन्स कि आप देखेंगे जितनी आबादी है उतने ज्यादा आपके दिमाग की सोच अलग अलग है। तो इन लोगों में आपस में झगड़ा ना हो जाए, समाज की एक व्यवस्था बनी रहे, मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करो, इसके लिए कोई ना कोई एक नियम कायदा कानून होना चाहिए। इस नियम कायदा कानून के समुच्चय को ही क्या कहते हैं हम लोग, विधि कहते हैं, सिंपल शब्दों में। ओके, तो नियम, ये नियम कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये एक समुच्चय, समुच्चय का नियम होना चाहिए जो क्या करेगा, कैसा होना चाहिए, जो सामाजिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। इस बात को समझिए, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। तो ये बात होगी कि एक सिंपल शब्दों में विधि है क्या। ओके, अगर आप इस सामाजिक व्यवस्था को नहीं बरकरार रखते हैं, जैसे सपोज दैट आप हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, हेलमेट लगा के आप नहीं चल रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो आपके वाहन अधिनियम एक्ट है, उसके तहत क्या है कि हेलमेट आप लगा के नहीं चल रहे हैं तो ये एक अपराध है, जिसके तहत आपको कहीं ना कहीं पेनाल्टी भरनी पड़ती है। आप 4,000 5,000 भरते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया, आप बात समझिए। अगर मैं हेलमेट नहीं लगा के चल रहा हूं, है ना, तो मेरी देखा देखी कोई और हेलमेट नहीं लगा के चलेगा, उसके देखा देखी कोई और हेलमेट लगा के नहीं चलेगा। अब जब सब हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो आप सोचिए करोड़ों की आबादी, एक्सीडेंट होना उनका पॉसिबल है, किसी ना किसी का तो होगा ही होगा। जब इतनी आबादी चल रही है, इतनी गाड़ी मोटर चल रही है, तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट होगा, तो उसमें सर फटेंगे ही फटेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा हड्डी टूटे या कहीं और चोट लगे, सर भी फटने के चांसेस होते हैं। तो सर जो है बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, अगर इस पे चोट लगी तो आपकी डेथ हो सकती है, इस बात को याद रखिए। इस वजह से इसमें हेलमेट का प्रावधान किया गया है कि हेलमेट आप जबरदस्ती क्या करिए, पहनिए, नहीं पहनेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। आपको जो उस पे चार्जेस होते हैं वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, पेनाल्टी का। तो ये हो गया सिंपल सा कि कोई पूछे कि विधि है क्या, तो चूंकि समाज में अलग अलग संस्कृति, शिक्षा और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, इनके बीच एक सामाजिक सामंजस्य व्यवस्था बनी रहे, इनमें आपस में कोई मतभेद ना हो, ठीक है, ये आपस में झगड़ा ना करे, इसके लिए एक नियम कायदा कानून बनाया जाता है जो सबको फॉलो करना अनिवार्य होता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो या तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है,
या आपको इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, मतलब कंपनसेशन करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो इसको सिंपल शब्दों में आपको बोलते हैं विधि। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। विधि बनाने का उद्देश्य क्या है, सेकेंड चीज में जो पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। विधि बनाने का आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बना रहे हैं किसके लिए, समाज के लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका है अच्छा समाज बनाना, समाज बनाना, है ना। इस समाज में लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। जितने भी समाज में लोग हैं इनको सुरक्षा देना, है ना। सुरक्षा देने के संग संग आप देखेंगे केवल सुरक्षा देने से ही नहीं होगा, इनको समानता भी देना है, सबको समानता देना है। ओके, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि किसी भी तरीके का मतभेद आया, फिर से मैं कह रहा हूं, दिमाग में आपके मतभेद आया किसी तरीके से, तो क्या उसको किस चीज पे लेके जाएगा। संदीप महेश्वरी साहब की आप बात कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप झगड़े की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप समानता नहीं रखते कि तू लड़की है तू घर में काम कर, ठीक है, घर में काम करने का ठेका लड़कियों ने लिया, अगर ये एटीट्यूड आपके फैमिली मेंबर में किसी ने बनाया है तो कहीं ना कहीं जो वो लड़की है उसके दिमाग में एक मतभेद की सोच आएगी, और जो वो मेल है बार बार बोल रहा है कि तुझे ही बर्तन मांजना है, तुझे ही काम करना है, तो कहीं ना कहीं वो फिर क्या करेगा, एक मेल और फीमेल के बीच एक खाई पैदा करेगा, ठीक है। वहीं पे कोई अगर विकलांग व्यक्ति है उसे बार बार ये किया जाएगा कि तुम तो विकलांग हो, तुम विकलांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गैप पैदा कर रहा है, तो वो एक अच्छा इंसान बनने की जगह बुरा बन सकता है, फिर आपको वो बता देगा कि एक दिव्यांग क्या कर सकता है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक हो जाएगा। तो आपको हर कंडीशन में सबको समानता का अधिकार देना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तो बच्चा है कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। जब आईपीसी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 12 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा मर्डर भी कर सकता है, इसकी भी धाराएं आएंगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। आजकल 15 16 साल 17 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। तो समानता, उसके बाद आगे इसका उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों को क्या मिले, अभिव्यक्ति की आजादी मिले, है ना। हमारा उद्देश्य समाज, अच्छे समाज का निर्माण कब होगा, जब लोगों को उनके खुद की अभिव्यक्ति की आजादी मिले, है ना। मैं एक इंसान हूं तो मुझे पूरी तरीके से सोचने की एक फ्रीडम हो कि मैं जो सोचना चाह रहा हूं वो एक अच्छे से सोच सकूं। ओके, ये चीज है, अभिव्यक्ति की आजादी मिले। तो ये इसके कुछ बेसिक उद्देश्य हैं, इसमें लिखने को आप बहुत सारी और अच्छी बातें लिख सकते हैं, लेकिन ये इसके बेसिक उद्देश्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए कानून बनाने का जो बेसिक उद्देश्य है वो होता क्या क्या है। ओके, अब आते हैं इसके प्रकार पे, कानून के प्रकार पे आते हैं। कानून के प्रकार, इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो होता है अधीनस्थ, अधीनस्थ तरीके से कि कौन सा कानून बड़ा है और कौन सा कानून छोटा होगा। ओके, तो सबसे पहले किसी भी देश को चलाने के लिए एक बेसिक कानून होता है जिसे उस देश का क्या बोलते हैं, संवैधानिक कानून, ठीक है, उसका राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें कानून होता है तो होता है आपका संविधान, किसी भी देश का संविधान, ओके, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो उस राष्ट्र को क्या करता है, राष्ट्र को चलाता है। ओके, कि देश में नियम कायदा कानून कैसे चलेंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, जनता कैसे काम करेंगे, जो उस देश की संस्था है वो कैसे काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें आपको डील करती है संविधान, उस देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके संग संग दूसरा होता है साधारण कानून, साधारण कानून, ठीक है। साधारण कानून, ये जो साधारण कानून होता है ये आपका पहली बात इसके अधीन होता है। साधारण कानून जो होता है आपका संविधान के अधीन होगा, ठीक है, अधीन होगा। इसी वजह से अधीनस्थ प्रकार के कानूनों को अगर देखा जाए तो उस आधार पे दो कानून होते हैं, एक तो आपका होता है
संविधान या संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा होता है साधारण कानून, ठीक है, जो संविधान के अधीन होता है। मतलब क्या है कि ये कानून किसी भी कंडीशन में संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर ये संविधान का उल्लंघन करता है, ये साधारण कानून अगर इसका उल्लंघन करता है तो इसको क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, किसी भी कंडीशन में साधारण कानून जो है, इस कानून का आपका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये आपके बात दिमाग में रहना चाहिए। इसमें आप क्या क्या पॉइंट पा रहे हैं, अगर दोनों में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें तो इसमें जो सबसे पहले पा रहे हैं कि ये किसी भी देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, सर्वोच्च कानून होता है और ये सर्वोच्च कानून के अधीन होता है। ठीक है, कानून के अधीन होता है। ओके, पहला बात अंतर ये है। इसमें जो आपको अधिकार दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, ये क्या कहलाते हैं आपको, मौलिक अधिकार। ओके, ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसमें जो साधारण कानून में आपको अधिकार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, साधारण अधिकार। साधारण अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर इसका उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन होने पर कहां जा सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साधारण कानून में अगर आपका उल्लंघन होता है यहां पे, तो आप कहां जाएंगे, जो आपके जिले में जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप वहां जाएंगे। ओके, ये चीज है। इसमें जो मौलिक अधिकार है ये गारंटेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब इसकी गारंटी है कि किसी भी कंडीशन में इसको आपको सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करेगा ही करेगा। मतलब ये गारंटी है, फंडामेंटल राइट्स को लेके गारंटी है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, गारंटी है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि ये इसकी रक्षा करेगा ही करेगा। तो ये आपका एक आपातकाल के कंडीशन को छोड़ दें तो ये किसी भी कंडीशन में आपका सस्पेंड नहीं होता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात समझिए। लेकिन ये कई बार जो साधारण कानून होते हैं नॉर्मल कंडीशन में भी आपके क्या होते हैं, जनरली ये सस्पेंड आपके हो जाते हैं। इसकी पूरी गारंटी आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरी तरीके से आपको गारंटी नहीं लेता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो है ये संविधान में जो आगे है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, जो आपके जो कानून बनाने वाली संस्था है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात करें संसद बनाता है, और स्टेट गवर्नमेंट पे बात करें तो राज्य के जो विधानमंडल बनाती है। तो जितनी भी विधायिका है, आपको जो फंडामेंटल राइट है, विधायिका है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या है, बाध्य है। ये बात याद रखिएगा, ये ऑलरेडी नोट्स में है ये सारी बातें। ये उस पर बाध्य है कि आप कुछ भी कानून बनाते हैं, संसद अगर कुछ भी कानून बनाएगा तो वह ऐसा कानून बनाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे अगर संसद कुछ भी कानून बनाता है, संसद को ऐसा कानून नहीं बनाना है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। प्लस इसके संग संग राज्य के विधानमंडल को भी ऐसा कानून नहीं बनाना है जो आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। बट यहाँ पे कोई इस तरीके का प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप अधीनस्थ प्रकार के कानूनों की बात करें तो एक तो होता है संवैधानिक कानून, दूसरा होता है आपका साधारण कानून। संवैधानिक कानून किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो पूरे देश का सिस्टम है उस कानून के थ्रू ही चलता है। जबकि आपका साधारण कानून होता है, ये एक पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, घरेलू हिंसा शिकार, ये स्पेशली महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो कंज्यूमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, ठीक है, ग्राहक उपभोक्ता अधिनियम, ये बनाया गया कि ताकि आपको कोई जो मिलावटी वाली चीज खाने पीने वाले पदार्थ है आपको दे ना सके, है ना, तक जिससे आपको नुकसान पहुंचे। तो ये पर्टिकुलर देखेंगे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, लेकिन ये राष्ट्र को संभालने के पर्पस के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज और है जो अगला पॉइंट है कि ये जो है आपको 5 वाला,
कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ कंडीशन को छोड़ दें तो ये अधिकतर कंडीशन में जिसके अगेंस्ट में लागू होती है वो होता है राज्य के अगेंस्ट में। ठीक है, जिसको राज्य की डेफिनेशन नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूं कि राज्य होता क्या है। लेकिन ये हमेशा राज्य मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी है, सिंपल शब्दों में जो पब्लिक अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज है ये भी एक सरकारी संस्था है, आपकी पंचायत हो गई, वो भी जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है सिंपल शब्दों में समझिए उसके अगेंस्ट में क्या होता है, राज्य के अगेंस्ट में लागू होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो होता है साधारण कानून, ये आपको ये निजी है ना, निजी प्लस स्टेट मतलब राज्य दोनों के अगेंस्ट में ये कानून लागू होता है। ठीक है, अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो क्या है, किसी महिला को अगर घरेलू हिंसा के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है तो घरेलू हिंसा अधिनियम उसका सहायता लेके वो तो जा ही सकती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट में। लेकिन उसी महिला का उसी फैमिली के लोग अगर रेप कर देते हैं तो रेप एक स्टेट क्राइम है। आईपीसी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें पता चलेंगी। रेप एक स्टेट क्राइम है। आपने स्टेट क्राइम का क्या किया, वायलेशन किया, तो ये का उस लेडीज का, उस फीमेल के फंडामेंटल राइट्स, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसकी क्या हुई, एक उसको खत्म करने की कोशिश की गई। तो अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, तो उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा एक संवैधानिक कानून और साधारण कानून में अंतर। ओके, अब दूसरे प्रकार से इसको बांटने की कोशिश करते हैं। कानून को अगर दूसरे प्रकार से बांटने की कोशिश करें, एक होता है आपका वैधानिक, है ना, दूसरा होता है कॉमन। ठीक है, इसको वो वाला साधारण मत समझिएगा, इसको कॉमन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। ये कानून की किताबों में भी, हिंदी में भी कॉमन लॉ लिख के आता है आपको। यहाँ पे कॉमन लॉ का मतलब साधारण दिखेगा, लेकिन ये वो वाला साधारण कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंतर ये देखना है कि ये संस्थागत के आधार पे कानून कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वैधानिक, वैधानिक जो किसी विधानमंडल के द्वारा, किसी विधायिका के द्वारा बनाई गई हो, या तो ये संसद के द्वारा बनाई गई होगी ये कानून, ठीक है, या किसी राज्य के विधान मंडल के द्वारा, ये बात आपको याद रखनी है ना। या तो ये संसद के द्वारा बनाई गई कानून होगी या विधानमंडल के द्वारा, उसको बोलते हैं वैधानिक कानून। ठीक है, और उसको जो बोलते हैं एक्ट या अधिनियम, एक्ट अधिनियम जो होता है वो आपका वैधानिक कानून। कहीं पे भी जिन्होंने कभी लॉ नहीं पढ़ा है तो बता दे रहा हूं, कहीं पे भी आपको एक्ट दिख गया तो आप तुरंत समझिए कि ये क्या आपका वैधानिक कानून। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो वो फिर क्या आपका एक संवैधानिक कानून, वो सबको ही पता है। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ वो होते हैं जहां पे आपके जो कोर्ट्स होते हैं, इस पे कोई कानून नहीं बना है लेकिन कोर्ट्स का जो डिसीजन है ना, कोर्ट्स जितने भी डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं, ये सारे निर्णय क्या कहलाते हैं आपके कॉमन लॉ। जैसे अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी मेजर सिटी हैं, शहर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान या उसके बार नहीं होने चाहिए। तो क्या इस पे कोई कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो इस पे कोई कानून बनाया? कानून इस पे नहीं बनाया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उसके बाद से ये चीजें पूरे इंडिया में फॉलो की जाने लगी। तो उसको आप बोलेंगे दैट इज अ कॉमन लॉस। ठीक है, कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया है कि 500 मीटर के दायरे में आपकी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो वो कॉमन लॉ की कैटेगरी में हो गया। ठीक है, लेकिन वही कि भारत का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, उसके लिए जो अभी एक चल रहा है कि नागरिकता अधिनियम पे चर्चा 2019 में कि कौन इसका नागरिक होगा कौन नहीं होगा, तो वो एक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर हम उद्देश्य को लेके चले कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग कानून कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेट क्या टारगेट करना है, हमें एक बेटर समाज बनाना है। आपको दिमाग में वही लेके चलना है, क्योंकि दो लोगों का दिमाग मिल नहीं सकता। तो यहाँ 7.5 अरब की आबादी है पूरे विश्व में, तो आपको वही लेके चलना है। तो एक उद्देश्य के परस्पेक्टिव से, उद्देश्य के हिसाब से
कानून कितने प्रकार का होता है? तो इसमें पहला आता है आपका क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। दूसरा आता है आपका सिविल लॉ, ठीक है, इसे बोलते हैं आपराधिक, आपराधिक कानून, ठीक है, इसे सिविल या नागरिक कानून, ठीक है, कानून। ओके, इसको समझने के लिए कि दोनों में अंतर क्या है। सपोज दैट किसी ने रेप किया, इस बात को समझिएगा, किसी ने रेप किया या किसी का मर्डर किया, ओके। तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि आप ठीक है इसने रेप किया मर्डर किया, भाई तूने रेप किया या मर्डर किया, तू क्या कर, पैसे दे दे, जिसका रेप मर्डर किया उसके फैमिली वालों को 10 लाख रुपए दे दे, है ना। तो अगर ऐसा हम कानून बनाए तो क्या आपको लगता है रेप रुकेगा? आंसर इज नो। बहुत सारे लोग हैं करोड़पति हैं, वो 10 लाख फेंकेंगे, रेप करके चले आएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पैसे से आप उसको रोक नहीं सकते, इट मीन्स कि कंपनसेशन से आप रोक नहीं सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसको सजा देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता, इसने रेप किया है। और अगर आप किसी एक क्रिमिनल को जिसने रेप किया है या मर्डर किया है उसको आप छोड़ देते हैं तो वो फिर दूसरा रेप करेगा, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में मैसेज जाता है कि यार इसने रेप किया, इसको सजा नहीं मिली, तो फिर मैं भी रेप करता हूं, मुझे भी सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इट मीन्स कि आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, दंड, वो भी कठोर से कठोर, किसी क्राइम के लिए कठोर से कठोर जो सजा हो सकती है वो आपको देना पड़ेगा, इस बात को समझिए। लेकिन यहाँ पे जो नागरिक कानून है ये ऐसे कानून होते हैं जो बोल सकते हैं कि एक पारिवारिक इन नेचर होते हैं। सपोज दैट पति पत्नी के बीच कुछ हो गया, ठीक है, पत्नी के बीच कुछ हो गया, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद हो गया, है ना, मोहल्ले में मार हो गया, ट्रैफिक को लेके कोई बवाल हो गया, तो ऐसा कानून जिसको क्या है कि हम एक, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी इसी को चल लेके कोई बवाल हो गया कि भाई जो माइक है, माइक लगा के आपको क्या करने चाहिए कि आपको नमाज नहीं अदा करना चाहिए, मंदिर में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, हम डिस्टर्ब होते हैं। इससे क्या है, उसको कोई पूजा कर लिया अगर, तो उसको क्या 5 साल की सजा वहां देनी जरूरी है? नहीं। वहां पे अगर आप उससे कंपनसेशन ले लेंगे, अगर कोई हेलमेट नहीं लगाया है तो उससे आप कंपनसेशन ले लेंगे 5-10 हजार, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से मान जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्षतिपूर्ति, आपने जो नुकसान किया है उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, मतलब क्या, आपको लास्ट में पैसे से ही उसकी भरपाई अधिकतर होती है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहां पे क्राइम को रोकने के लिए कैसे हम रोकेंगे, उसका तरीका हम लेके आएंगे दंड, है ना। जिसने जो क्राइम किया, चोरी, चोरी सपोज दैट अगर चोरी किसी ने किया कि यार ठीक है इसने मेरे घर पे 200 रुपए चुरा लिए या 300 रुपए चुरा लिए या 2 करोड़ रुपए चुरा लिए, तो कोई नहीं, तुम वो पैसे लौटा दो, इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट दे दो, तो क्या इससे चोरी रुक जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि उसे सजा नहीं मिली, इस बात को समझिएगा। उसने इस तरीके का क्राइम किया कि वो चीज रुकेगी नहीं। बट आप यहाँ पे देखिए कि आप किसी एक पे पेनाल्टी मारते हैं, क्योंकि एक बाइक इस्तेमाल करने वाला, ये जनरली ऐसे कानून होते हैं कि डेली के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े का विवाद आता है, हेलमेट अधिकतर लोग लगा के नहीं चलते, तो पता लगे कि डेली में 2 साल 3 साल की सजा दी जा रही है, तो आपको लगेगा कि अगर ऐसा सिविल कानून में ला दिया गया तो लगेगा कि 50% से ज्यादा जनसंख्या वो जेल के अंतर्गत होगी। तो ऐसे कानून जहां क्षतिपूर्ति से ही जो इंसान है उनका दिमाग का ढक्कन काम करने लगता है कि नहीं बेटा मुझे नेक्स्ट टाइम से ये काम नहीं करना है, वो सिंपल से आपके सिविल कानून होते हैं, नागरिक कानून होते हैं, जहां पे आपने क्षतिपूर्ति की, आप उसका कंपनसेशन दो, आप उसका कंपनसेशन दो, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन दो, फिर आप जाओ। लेकिन आपने कुछ ऐसा कानून क्राइम किया जहां पे वो काफी खतरनाक था, अगर उसको नहीं रोका जाए तो फिर वो दोबारा होगा, तिबारा होगा और वो पूरे समाज के अगेंस्ट में होगा। तो वैसे कानून को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दंड लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसमें क्या चीज है कि कभी भी जो क्राइम होता है वो एक स्टेट के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। ये जो हमेशा किसके विरुद्ध होगा, राज्य के विरुद्ध होता है, ठीक है, राज्य के विरुद्ध होता है। अगर किसी का मर्डर हुआ, ओके, किसी का मर्डर हो गया, तो वहां पे अगर जो जिसने मर्डर किया उसको हम सजा नहीं दिला पाए, ठीक है, सजा नहीं दिला पाए, तो वहां पे क्या होगा कि यार इसने मर्डर किया, ये आज भी घूम रहा है ना, कोई फर्क पड़ा नहीं।
तो आपका कल किसी से झगड़ा होगा, साले ने उसने मर्डर किया, उसको कुछ मिला नहीं तो मैं भी चल के मार देता हूँ दो चार चक्कू, है ना। तो इससे क्या होगा कि समाज में क्या है, एक तो पहली बात लोगों को डर निकल जाएगा कि यार मर्डर करने वाले को सजा मिल नहीं रही है। ओके, जैसे इसका अगर आप रेप पे लेना चाहें, जैसे दामनी रेप केस, उसमें देखिए आप जो उसके विक्टिम्स थे, जो गुनागार थे, गुनागार को आपको सजा मिलते मिलते कितना लंबा चल गया। तो ये समाज में क्या मैसेज मिल रहा है कि क्राइम करने के बाद तो 15-20 साल के बाद ही हम फांसी की सजा पे लटकेंगे। तो ये मैसेज मिलता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप क्राइम करो। तो इट मीन्स कि ऐसा कानून जो समाज में एक खौफ पैदा करता है, कहीं कहीं पे चोरी हो गया है ना, कहीं पे चोरी हो गया तो तुरंत उस मोहल्ले के 15-20 लोग सतर्क हो जाएंगे कि भैया रात भर जो वो फिर से हमारे घर में देखो चोरी ना हो जाए, बगल वाले मोहल्ले के घर में चोरी ना हो जाए, है ना। फिर आप देखेंगे कहीं पे रेप हो गया तो पता चले कि रात को 9-10 बजे के आसपास किसी लड़की का रेप हुआ एक पर्टिकुलर इलाके में, तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, पूरा का पूरा इलाका आपका सतर्क हो जाएगा, है ना, कि बहू बेटियां जितनी भी लड़कियां वो घर पे 7 बजे तक आ जाए, ये तुरंत रूल रेगुलेशन लग जाएगा। मतलब जहां पे किसी क्राइम को करने पे तुरंत समाज में कोई आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, वो आपका क्या होता है, तुरंत आप समझ जाइए कि किसके अगेंस्ट में, राज्य के अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में, पूरे समाज के अगेंस्ट में, है ना। लेकिन जहां पे ऐसे क्राइम कि सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो आपके सिविल होते हैं। मैं हेलमेट लगा के नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं हेलमेट लगा के नहीं जा रहा हूं, फिर से मेरे पे 5,000 की पेनाल्टी मार दी गई, पीछे वाले को कोई फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 को फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि 5-6 मिनट जो पीछे आएगा उसको पता ही नहीं होगा कि ये फला व्यक्ति हेलमेट लगा के गया था कि नहीं गया था। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये जनरली आपका निजी व्यक्ति इसमें प्रभावित होते हैं, इसमें जो प्रभाव होता है निजी व्यक्ति पे प्रभाव होता है, लेकिन इसमें पूरा राज्य प्रभावित होता है। मतलब यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा आपका समाज प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं पे रेप हुआ या मर्डर हुआ तो उस पूरे मोहल्ले के लोग क्या हो जाएंगे, चौकन्ना हो जाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर कोई सिविल लॉ है, पति पत्नी में कोई मारपीट हुआ तो क्या मोहल्ले के लोग जाएंगे, छोड़ेंगे, बोले यार पति पत्नी का मैटर, हम क्यों उनके झगड़े के बीच में जाए। तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे निजी प्रभाव पड़ रहा है, मतलब जो पार्टी आपस में झगड़ा कर रही है प्रभाव सिर्फ उन पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्राइम हो रहा है इससे पूरे समाज में प्रभाव पड़ रहा है ना, पूरा समाज सतर्क हो जा रहा है कि ये घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये समाज के लिए बड़ा घातक है। ओके, ये चीज इसमें है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आगे आप ये चीज देखेंगे कि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो आपको दोष सिद्ध करने का बोझ, है ना, इसमें जो क्रिमिनल लॉ है इसमें किसको मिलता है आपको, जनरली जिसके संग कोई घटना हुई, अगर किसी का रेप हुआ है, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है हमारे इंडिया के कानून में कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उसके संग रेप हुआ है, ठीक है। तो जिसके संग जो क्राइम होगा उसको ही बताना पड़ेगा। अगर किसी ने मुझे मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, अगर पुलिस वालों ने उठा के 3rd डिग्री की मार मारी है तो ये मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने मेरे संग ऐसा किया है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको ही प्रूफ करना पड़ता है कि ये क्राइम मेरे संग हुआ है। तो ये बेसिक अंतर रहे हैं, आपसे इससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन इससे जो प्रश्न पूछेगा यूपीएसआई में आपका, तो बस ये पूछेगा कि क्रिमिनल लॉ में, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में आपको दंड मिलता है या क्षतिपूर्ति। दंड, ऑप्शन ए देगा दंड मिलता है या बी क्षतिपूर्ति। तो सिंपल सा आंसर है, दंड मिलेगा, है ना, क्योंकि बिना दंडित किए कोई भी क्राइम रुकेगा नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम ग्रेजुअल करके, ये तो हो गए कानून के प्रकार। अब कानून के प्रकार में हमें चूंकि पढ़ना है क्या, भारतीय दंड संहिता, ये बात दिमाग में फिट रखिएगा। दंड यहां पे लिखा है भारतीय दंड, मतलब क्या, क्रिमिनल लॉ पढ़ना। दंड किसमें मिलता है, क्रिमिनल लॉ में। मेरा इतना मेहनत करने के पीछे यही तात्पर्य था कि आप भारतीय दंड संहिता को समझें। यहाँ पे दंड मतलब आप जितने क्राइम किए, जितने टाइप के क्राइम है, उसकी सजा क्या क्या होगी, वो सब सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब ये लागू करने की दृष्टि से कोई भी कानून
चाहे आपका सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ, लागू करने की दृष्टि से इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंटिव लॉ, इसको बोलते हैं तात्विक कानून, है ना। दूसरा होता है इसको लिख लीजिए प्रक्रिया कानून, ठीक है, प्रक्रिया कानून। इंग्लिश में जो लिखना चाहे लिख सकता है, प्रोसीजरल लॉ। ओके, तो सब्सटेंटिव लॉ जब क्रिमिनल लॉ में आते हैं तो देखिए, आपको अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो कानून बनाने में जो होता क्या है, दो चीज बड़े बारीक तरीके से निकल के आएंगे। पहली बात तो आपको निकल के आएगा कि हम कानून क्यों बनाएं, जो उद्देश्य में कि कानून क्यों बनाएं, किसी का अधिकार जो है, उद्देश्य इसको कह रहा हूं मैं, गोल। कानून बनाने का जो यहाँ पे गोल होना चाहिए, वो आपको कानून बनाने का गोल क्या होता है कि किसी का अधिकार हम सुरक्षित रख सकें, है ना। तो जब मेरा अधिकार सुरक्षित है तो मेरा कुछ क्या होगा, दायित्व तो भी होगा, है ना, मेरा दायित्व भी होगा। अगर मेरे पापा मुझे खाना खाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व तो क्या है कि मैं अपने फादर की क्या करूं, रिस्पेक्ट करूं। तो जहां पे अधिकार है वहां पे आपका दायित्व भी है। ओके, तो इस बात को समझिएगा। इसी से हम समझेंगे कि जो आपका सब्सटेंटिव लॉ या तात्विक जो कानून होता है, ये आपके, ठीक है, अधिकार, ये आपके अधिकार प्लस दायित्व को क्या करते हैं, दायित्व को परिभाषित करते हैं। ओके, ये पहली बात। इसमें ये क्या काम करता है, उस दायित्व को, क्योंकि प्रक्रिया है, मतलब आप लिख तो दिए कि मर्डर हुआ, तो जिसने मर्डर किया, ठीक है, उसका दायित्व ये है कि बेटा तुमने मर्डर किया तो तुम सजा भोगो, 10 साल की अगर सजा है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये उसका दायित्व है। जिसका मर्डर हुआ उसका ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को सजा दिलाए जिसने उसको मर्डर किया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मर्डर हुआ तो उसमें किसी का दायित्व बन रहा है सजा काटने की, तो किसी का अधिकार बन रहा है न्याय पाने का, है ना। ये दोनों चीजें आपको दिखेंगी। तो ये इसको सब्सटेंटिव लॉ में इसको परिभाषित किया जाता है, ठीक है, परिभाषित किया जाता है। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में यहाँ पे आपको वो चीज क्या होगी, लागू दिखेगी, लागू करते हुए जो आपके अधिकार है प्लस आपका दायित्व है, जो है दायित्व है, ये कैसे लागू होगा, है ना, ये कैसे लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें चोरी बता दिया गया कि चोरी की सजा 3 साल है, इसमें लिख दिया गया कि जिसने चोरी किया तो उसकी सजा 3 साल होगी। तो क्या उसे सजा मिल जाएगी अगर हम पुलिस ना बनाए, कोर्ट ना बनाए, है ना, नहीं मिलेगी। कहीं पे किसी किताब में लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। इट मीन्स कि किसी ने चोरी किया तो उसको सिद्ध करने के लिए कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए, कोई प्रक्रिया होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम प्रूव कर सके कि हाँ तुमने चोरी की। तो उस अगर किसी ने चोरी की तो उसका एक तरीका क्या है कि उसका हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना, एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, एक प्रक्रिया बनाना पड़ेगा कि किसी का दायित्व, जिसने चोरी की तुम्हारा दायित्व है तुम 3 साल की सजा करो, काटो। जिसकी चोरी हुई है उसका अधिकार है कि वो न्याय पाए, ठीक है। इस चीज को लागू करवाने के लिए आपको ये कानून क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो इसी प्रक्रिया कानून के अंतर्गत आप पाएंगे क्या कि आप देखेंगे पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, है ना, पुलिस बनी है, पुलिस डिपार्टमेंट बनी है। कोर्ट क्या करता है, ट्रायल करता है केसेस का, है ना। फिर जो पुलिस है वो आपको चार्जशीट फाइल करती है, चार्ज सीट फाइल करती है कोर्ट में, है ना, ये सब सारी बातें। तो मतलब क्या कि आपने सब्सटेंटिव कानून में लिख दिया कि ये सजा है, इसका ये स्वरूप है और दंड ये है। इतने लिखने से कोई आपको अपराधी उसकी सजा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसको सजा कंप्लीट कराने के लिए आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए, आपको पुलिस चाहिए, आपको कोर्ट चाहिए, ये सब सारी बातें वो प्रक्रिया कानून प्रोवाइड करवाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सब्सटेंटिव लॉ का। सब्सटेंटिव लॉ का एग्जाम्पल आप बोले तो ये क्या है आपका, आईपीसी, ठीक है, 1960। प्रक्रिया लॉ का सीआरपीसी,
पीसी, ये आपका हो गया 1973। ठीक है, 1860 ये कर लीजिएगा, ये 1860 1973। इसका फुल फॉर्म मैंने खुद लिखवा दिया यहाँ पे, आपका भारतीय दंड संहिता दिया भी गया है, लेकिन इसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं। उसके बाद सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में बोले तो आपराधिक प्रक्रिया कोड। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे आईपीसी, आईपीसी में क्या कर दिया गया है, आईपीसी में आपको मिलेगा जो क्राइम है उसका नाम मिलेगा, है ना, उसका क्या मिलेगा, स्वरूप मिलेगा। नाम मतलब चोरी डकैती ये सब नाम हो गए, ये समझने की जरूरत है नहीं। स्वरूप मतलब अगर चोरी हमने लिखा है तो चोरी के किस मापदंडों को, किस चीज को, उसमें क्या क्या तत्व होंगे और कौन से तत्वों को हम चोरी कहेंगे, है ना। तो कौन से जो एक्शन है, कौन सा कर्म है उसको हम चोरी कहेंगे, उस कर्म में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, वो आपको आईपीसी बताता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वरूप, टोटल बात को। और उसके आगे आपको ये क्या करता है, दंड बताता है कि चोरी की सजा कितनी होगी, रेप की सजा कितनी होगी या मर्डर की सजा कितनी होगी। ठीक है, ये तो इसमें चीजों को परिभाषित कर दिया गया। अब इसके आगे कोई पकड़ा गया, कोई किसी ने क्राइम कर दिया चोरी का, तो चोरी का क्राइम किया तो सबसे पहले क्या आएगी, पुलिस आएगी। ये बात कौन बताता है, सीआरपीसी, है ना। पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगी, तो क्या होगा, आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, है ना। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या तुमने चोरी किया है, अच्छा ठीक है, ये तुम पे लांछन लगे हैं, चलो अब हम इसका चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, है ना, कि ये तुम पे आरोप लगा है, फाइल करेंगे और कोर्ट इसका निरीक्षण करेगी कि आपने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो सब्सटेंटिव लॉ में आपके अधिकार, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सब्सटेंटिव लॉ में, तात्विक कानून में आपके अधिकार और दायित्व को परिभाषित किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया कानून में, प्रोसीजरल लॉ में आपके अधिकार और दायित्व को लागू करवाया जाता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो है सब्सटेंटिव लॉ में जो क्राइम है उसका नाम दिया रहता है, स्वरूप, किस चीज को बोलेंगे क्राइम, अगर चोरी है तो चोरी के कौन से स्वरूप को बोलेंगे कि चोरी है। ठीक है, और चोरी की सजा कितनी होनी चाहिए, ये तो इसमें डिफाइन परिभाषित कर दिया गया है। अब एक चोर को पकड़ने से लेके सजा दिलाने का काम कौन करता है, प्रोसीजरल, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और दोनों को मिला के आईपीसी है चाहे सीआरपीसी है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ। ओके, अब हम आते हैं आपका आईपीसी के अंतर्गत। ओके, आईपीसी, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्राइम। ठीक है, अपराध, ये क्या होता है, ये सबसे पहला। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जहां अपराध होगा वहीं आपको दंड मिलेगा, है ना, आपको वही दंड मिलेगा। तो एक बड़ी मजेदार बात है कि अपराध को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कानून बनता है, कानून बनता है ये आपको समाज को देख के बनता है, जैसा आपका समाज होगा वैसा ही कानून बनता है। और हर समाज की जो संस्कृति होती है, संस्कृति होती है दूसरे समाज से अलग होती है, रहन सहन जो होता है दूसरे समाज से अलग होता है, पहनावा दूसरे समाज से अलग होता है। तो जैसा समाज वैसा कानून। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इंडिया क्या है, लोकतंत्र कंट्री है ना, यहाँ पे लोगों को आजादी की, आप जो मन वो कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ जो हमें फ्रीडम मिली है उसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं तो वो क्राइम आपका नहीं है। ठीक है, आप जला सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप दुबई में अगर आप अगरबत्ती जला के पूजा करते हैं तो ये आपका क्राइम है, वहां पे क्राइम है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही समाज बदला क्राइम आपका बदल गया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप क्राइम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके जो कुछ लोगों ने इसको डिफाइन करने की ट्राई किया है, कुछ एक्सपर्ट इसके रहे हैं, विद्वान रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। आपके यूपीएसआई में बस ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट, क्राइम की ये परिभाषा किसने दी है, बस आपको केवल वो जो राइटर रहे हैं, जो एक्सपर्ट रहे हैं, जिन्होंने उसको बताया है कि हाँ क्राइम की ये परिभाषा है, आपको बस केवल उस पर टिक लगा के चले आना है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्राइम की परिभाषा, क्राइम की ये परिभाषा किसने दी है, फलाने एक्सपर्ट ने, सैलमन ने दी है, ठीक है, आइंस्टीन ने दी है ये परिभाषा।
तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 5-10 मिनट का काम है, कैसे ट्रिक बना के याद करेंगे कि ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है। लेकिन हमें यहाँ कानून को समझना है, तो मैंने बता दिया पहले स्पष्ट भाषा में, आप जाए कितने भी बड़े एक्सपर्ट की कानून की परिभाषा पढ़ लीजिए, कानून को आप पहली बार डिफाइन नहीं कर सकते। कानून के तत्व को हम समझ सकते हैं। किसी चीज को परिभाषित करना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी चीज के अंदर वो तत्व क्या होंगे जिसे हम कह सकते हैं क्राइम है वो, ठीक है। तो इसमें अपराध में आपका तत्व क्या होगा, इस बात को समझिए, क्योंकि जो तत्व यहां होगा वही तत्व दुबई में होगा, है ना, और वही तत्व आपके अमेरिका में होंगे। तो तत्व हर जगह आपको सेम मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक आपको सेम मिलेगा, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आपको सेम मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले कोई भी अपराध मानव द्वारा, है ना, मानव द्वारा होना चाहिए, ओके, होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई सांड धक्का मार के चला गया तो आपको वहां पे जस्टिस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये क्राइम किसके लिए बना है, दंड किसको देंगे, इंसान को। तो जो सबसे पहला मानव द्वारा जो क्राइम है वो होना चाहिए। अगर दुबई में अगरबत्ती किसी बदले बकरी के द्वारा जला दी गई तो बकरी को आप सजा नहीं दे सकते, ये बात आपको समझ में चाहिए। तो जो सबसे पहले क्राइम करने के लिए किसी मानव का होना जरूरी है। अगर वहां पे कोई इंसान होता है तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि किसी मशीन के द्वारा क्राइम किया गया है, तो ठीक है, मशीन ने क्राइम किया, लेकिन उस मशीन से क्राइम करवाने के पीछे अगर इंसान का हाथ है तो वो भी क्राइम किसका हुआ, वो भी इंसान का हुआ, ठीक है। इस बात को आपको सोचना है, मतलब जो भी क्राइम किया गया है वो ह्यूमन बींग के द्वारा, इंसान के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें आता है मेंस रिया, मेंस रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं दुराशय, हिंदी में दुराशय, दुराशय, ओके। लेकिन ये आपके एग्जाम में भी मेंसरिया करके आता है, ये आपके दिमाग का एलिमेंट होता है, ये मेंटल एलिमेंट होता है, ये आपका मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क का तत्व होता है। आपको ये बात याद रखना है। मेंसरिया मतलब क्या कि कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मैं हूं, यहां पे मैं हूं, ठीक है, इंसान आ गया। अब मेरे अंदर सबसे पहले विचार आएगा, क्या आएगा, विचार आएगा कि मुझे किसी का मर्डर करना है। आप कुछ भी काम करने जाते हैं, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहता है, माइंड के हाथ में, ठीक है। सब कुछ जो करवाता है आपसे माइंड करवाता है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि कानून बनाने के पीछे क्या है कि दिमाग सबका अलग अलग है, तालमेल नहीं खाएगा, और तालमेल बैठाने के लिए क्या करते हैं, हम कानून बनाते हैं समाज में, ठीक है। तो मेंसरिया मतलब मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूं तो वो सबसे पहले थॉट मेरे दिमाग में आएगा। आप कोई भी एक्शन करने जा रहे हो, ठीक है, वो आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। इसमें से कुछ स्वैच्छिक होती है जो अपने स्वेच्छा से वो क्रिया हो जाती है, कुछ होता है अस्वैच्छिक होती है। जैसे मेरी आंख है, क्या ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है, तो ये स्वैच्छिक है, ठीक है, ये खुद की स्वेच्छा से हो रही है। तो यहाँ पे लेकिन मैं माइंड से चाहूं तो इसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूं। तो इट मीन्स कि चाहे स्वैच्छिक क्रिया हो चाहे अस्वैच्छिक क्रिया हो, दोनों प्रकार की क्रियाओं का कंट्रोल आपका माइंड पे रहता है। तो यहाँ पे किसी का मर्डर करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए मेंसरिया, मेंटल इंटेंशन की दुराशा, मुझे इसका मर्डर करना है, मुझे इसका रेप करना है ना, ये दिमाग में आएगा तभी आप एक्शन लेने जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूं तो ये मेरे दिमाग में फिट हुआ होगा सुबह या कल कि मुझे कल जाके मूल विधि पे आईपीसी में ये लेक्चर डिलीवर करना है, तो ये दिमाग में आया होगा तभी मैं यहाँ पे वो एक्शन कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही पूरा कॉमन सेंस है। कानून को आप कॉमन सेंस की नजर से पढ़ेंगे तो कानून बहुत ईजी है, ठीक है। मेंसरिया आया, तो जब मैंने दिमाग में सोचा तो तीसरा क्या होगा, एक्शन, इंसान कर्म करेगा ना, तो इसको बोलते हैं एक्टस रियस, ठीक है, एक्टस रियस। मतलब यहां पे आपका क्या है, बुरा कृत्य, इसको हिंदी में बोलते हैं बुरा कृत्य, लेकिन आपको पेपर में एक्टस रियस ही करके मिलेगा यूपीएसआई के, पहले बता दे रहा हूं, और यहाँ मेंसरिया मिलेगा, और दोनों हिंदी में लिख के आएगा, कहीं पे भी दुराशय या बुरा कृत्य करके नहीं आएगा। एक्टस रियस मतलब आपका दिमाग में विचार आया, इस दिमाग में विचार आते ही आपने क्या किया, कृत्य किया, वो कृत्य किया जिसका विचार आपके दिमाग में आया, और ये किसके दिमाग में आया, ये एक इंसान के दिमाग में आया, ठीक है। तो इंसान ही सोच सकता है, जानवर नहीं सोच सकते, इस बात को समझिएगा।
जानवर जिस तरीके से इंसान सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है मर्डर का, ये सब नहीं। अगर एक भैंस है, उसको पता है कि मुझे ये खाना है, ठीक है, तो वो वही खाएगी। उसमें वो ये एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये प्लास्टिक है। आपने देखा होगा रोडों पे, अगर वो उस चीज को समझ सकती तो वो प्लास्टिक नहीं खाती और वो मरती नहीं। वहां पे आप देखेंगे जानवरों के पास उस तरीके से दिमाग नहीं होता। कुछ हद तक बंदरों में कह सकते हैं, लेकिन उनमें भी लिमिटेड चीजें होती हैं। उस तरीके का माइंड नहीं पाया जाता है जिस तरीके का इंसान के पास है। इंसान इंसान के पास क्या है? विचार। इसी को बोलते हैं गलत विचार को मेंसरिया। और मेंसरिया के चलते ही आपने सोचा, घटिया चीज सोचा, आप एक्शन लेंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं बुरा कृत्य, एक्टस रियस, ठीक है, कृत्य। इतने से भी अपराध नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं, केवल इसमें ये नहीं है कि ये हो गया तो अपराध है, ये हो गया तो अपराध है, ये हो गया तो अपराध है। टोटल 4 तत्व हैं, चारों के चारों तत्व जब एक साथ होंगे तभी आपको अपराध की श्रेणी में आएंगे। उसमें कुछ अपवाद भी है जहां पे केवल अटेम्प्ट, ठीक है, प्रयास करना ही अपवाद की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, उसको देखेंगे हम। लेकिन जो इसका चौथा एलिमेंट है कि एक मानव ने सोचा, घटिया सोचा, किसी के नुकसान का सोचा और नुकसान में उसने कृत्य कर दिया, और इस कृत्य का परिणाम क्या रहा कि जो सामने वाला रहा वो उसको इंजरी हो गई, वो घायल हो गया, ठीक है। अब घायल इस हद तक भी हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। घायल वो मेंटल रूप में भी हो सकता है, दिमागी तौर पे भी हो सकता है। घायल वो फिजिकल भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से। अब रेप की कैटेगरी में जाएंगे तो रेप की कैटेगरी में कई बार होता है कि आपको जो कंसेंट, ठीक है, लड़के ने किसी लड़की की सहमति से कुछ फिजिकल रिलेशन, कुछ शारीरिक संबंध बनाए, तो वहां पे लड़की का कंसेंट था, सहमति था, लेकिन लड़के ने ये जो सहमति ली उससे शादी का झूठा वादा करके लिया। तो आप जब रेप पढ़ेंगे तो रेप में है कि अगर किसी लड़की की सहमति कोई लड़का लेता है फर्जी वाले तरीके से, तो बाद में उस लड़की को रियलिटी पता चल जाती, तो वो भी आपकी रेप की कैटेगरी में आएगी। तो यहाँ पे कंसेंट लड़की ने दिया कि ठीक है तुम मेरे संग फिजिकल रिलेशन कर सकते हो, तो सहमति है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका फिजिकली कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट वहां पे उसको बाद में ये पता चलता है कि इसने केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझसे शादी का झूठा वादा किया था और शारीरिक संबंध बनाने के बाद मुझे ये छोड़ के चला गया। तो आपको वहां पे क्या लगा? मेंटल धक्का लगा। तब आपको समझ में आया कि मेरे संग सेक्स नहीं, रेप हुआ था, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं। तो वहां पे आपका क्या हुआ? मेंटल इंजरी हुई। वहां पे आपका शरीर को उस लड़के ने कुछ नुकसान नहीं किया क्योंकि आपके सहमति से उसने किया, बट वहां पे आपको क्या हुआ? मेंटल इंजरी हुई, मेंटल इंजरी हुई, तो वो रेप की कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकती है, ठीक है। इसके संग संग ये तो हो गया कि किसी भी क्राइम में ये 4 एलिमेंट होंगे तभी जाके किसी को हम अपराध बोलेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, 307, ठीक है, धारा 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में आप देखिए, मानव, फिर से वही चीज स्टेप आई है। किसी मानव ने क्या सोचा? मुझे मर्डर करना है, और वो मर्डर करने जा रहा है, मतलब एक्टस रियस यहां तक जा रहा है, यहां तक ये एक्टस रियस, यहां पे ये एक्शन करने जा रहा है, कृत्य करने जा रहा है, यहीं पे इसको पुलिस पकड़ ले रही है ना। तो जब तीसरा नहीं हुआ, कृत्य नहीं हुआ, तो चौथा खुद ब खुद नहीं होगा, है ना। जब वो एक्शन ही नहीं ले पाया तो इंजरी कैसे होगी? घायल वो सामने वाला व्यक्ति होगा ही नहीं। तो उसके एक्शन लेने से पहले मेंसरिया तक ही उसको रोक लिया गया। तो यहाँ पे मेंसरिया तक ही रोक लिया गया, लेकिन वहां पे अगर ये सिद्ध हो जाता है कि तुम गए थे इसके, क्योंकि देखिए इससे पहले आपको एकदम फाइनल एक्शन लेने से पहले कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, है ना, किसी का मर्डर कर रहे हैं, मर्डर से पहले एक स्टेज आता है, इस एक्ट रियस से पहले, एक कृत्य से पहले एक स्टेज आता है जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं तैयारी, है ना, तैयारी। तैयारी में क्या होता है कि आप डायरेक्ट एक्शन नहीं करते, डायरेक्ट कृत्य नहीं करते, विचार आया, विचार के बाद, क्योंकि प्रिपरेशन इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक्टस रियस से जस्ट पहले आता है, ठीक है। मुझे मर्डर करना है तो मुझे मर्डर कैसे करूंगा, किस जगह करूंगा, किस हथियार से करूंगा, कैसे बचूंगा, ये सब सारे थॉट्स आते हैं, ये प्रिपरेशन। मुझे इस लड़की का रेप करना है, मैं कैसे करूंगा, ठीक है, मैं कैसे बचूंगा, अगर कोई खतरा बढ़ रहा है तो मैं इसको मार के फेंक दूंगा, ठीक है। तो ये सब आता है आपका प्रिपरेशन में। तो आपने केवल तैयारी की, अटेम्प्ट टू मर्डर, तैयारी की, उस तैयारी में प्रूव हो गया कि आपके पास क्या था? पिस्टल था, पिस्टल था, इससे आप मर्डर करने जा रहे हैं।
और इस मर्डर करने से पहले ही आपको पकड़ लिया गया, तो ये क्या हो गया आपका अटेम्प्ट टू मर्डर, इसके अंतर्गत आपको सजा मिल जाती है। उसके संग संग कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं जहां पे मेंस रिया गायब होता है, मेंस रिया आपका क्या होता है, गायब होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्टस रियस होता है, मतलब एक्शन आपका कर्म होगा, यहां पे दिमाग नहीं होगा कि मैं तो साहब ये क्राइम करना ही नहीं चाहता था, हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे क्या कृत्य है, कृत्य है। ये कैसे, इसके लिए भी आपको सजा होती है, ठीक है, लेकिन वो सजा बड़ी नॉर्मल से होती है। सपोज दैट मेरे खेतों में जो है नीलगाय घुस जा रही है, वो खेतों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, ओके, मेरे खेतों में नीलगाय घुस जा रही है, वो खेतों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, तो मैं नीलगाय को गया शूट करने के लिए, जो नीलगाय है वो तो भाग गई, उस जैसी भागी उस सामने क्या आया, एक छोटा सा बच्चा आया और उस बच्चे को गोली लग गई, है ना, उस बच्चे को गोली लग गई, तो मेरा जो दिमाग का इरादा नीलगाय को मारना था, उस बच्चे को मारना नहीं था, और नीलगाय को मारना अपराध नहीं है, ठीक है, यूपी का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में नीलगाय को मारना अपराध नहीं है, तो मैं नीलगाय को मारना चाहता था, मेरा दिमाग में इंटेंशन था नीलगाय को मारूं, लेकिन वो गोली बच्चे को लग गई, तो यहां पे उसको सजा किस तरीके से मिलेगी। तो ये रहा टोटल आपका आज के अंतर्गत आईपीसी में टॉपिक, बाकी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।